हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए हैं आज का न्यूज़पेपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू और सूजस के अंदर जो भी आज के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम सब डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के अंदर सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो हिंदू के अंदर देखो चाहिए, एक्सप्रेस के अंदर देखो चाहिए, राजस्थान पत्रिका चाहिए, दैनिक भास्कर के अंदर सबसे बड़ी न्यूज़ है जुडिशरी से रिलेटेड। जुडिशरी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज़ है कि एक बहुत दिनों पहले एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया था, जब भी गवर्नर गवर्नर कोई भी बिल को पास करने की बजाय रेफर करता है प्रेसिडेंट के लिए, या फिर गवर्नर अपने पास कोई बिल को रखता है, तो उसके अंदर क्या है, पहले क्या होता था, जैसे तमिलनाडु का केस है, एक एक पंजाब का केस है, केरला का केस है, इसके अंदर क्या होता था, गवर्नर को जिस बिल को एसेंट देनी होती थी, हाँ देनी होती थी, उसको दे देते थे, और वरना अपने पास विद होल्ड करके रखते थे। विद होल्ड का मतलब अपने पास अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास ही रख लिया टेबल के ऊपर, उसके ऊपर कुछ ही डिसीजन नहीं ले रहे, उसको पास भी नहीं कर रहे, उसको रिटर्न भी नहीं कर रहे, उसको प्रेसिडेंट के पास भी नहीं कर रहे। तो ऐसा होता था। उससे क्या होता था, जो स्टेट की लेजिस्लेचर, जो ये पावरफुल बॉडी स्टेट की विधायक है, जिसने अपने सारे मत के द्वारा उस बिल को पास किया है, वो बिल पास होने के बावजूद गवर्नर के पास या फिर गवर्नर आगे प्रेसिडेंट के पास भेज देता, तो वहां पे अटक जाता था। उससे क्या सबसे बड़ा नुकसान किसको होता था? स्टेट की जनता को। जैसे राजस्थान के विधायिका ने कोई बिल पास किया, उसको गवर्नर ने एसेंट नहीं दी, तो उस बिल के कारण जो डेवलपमेंट होना था, जो वेलफेयर होना था, वो सब का सब रुक जाता है। तो इस इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए केरला की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी। केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो हमारे गवर्नर हैं, जो ये क्या करते हैं, बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए, बहुत दिनों तक, साल 2 साल के लिए रख लेते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही। पर्टिकुलरली जो केस है वो रिलेटेड था यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए बिल पास किया था तमिलनाडु की लेजिस्लेचर ने, उसको गवर्नर ने पास नहीं किया था। तो उसके कारण के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की बिना वाइस बिना उसके वाइस चांसलर के चल रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया अप्रैल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है अप्रैल के अंदर? क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था डिसीजन के अंदर कि गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई भी बिल को 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते। क्या तो 3 महीने के अंदर वो बिल को पास करेंगे, गवर्नर के केस के अंदर हम बात करें तो गवर्नर 3 महीने के अंदर क्या तो पास करें, क्या उसको रिटर्न कर दें लेजिस्लेचर को कि भाई आपको ये करेक्शन करके वापस भेजो, या फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दें। गवर्नर 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रखेंगे। यही सेम उन्होंने केस डिसीजन दिया था प्रेसिडेंट के केस के अंदर। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया, या फिर स्टेट का कोई भी बिल जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 200 के अंदर, तो उस केस के अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर भी जुडिशरी ने लिमिट लगा दी थी, किसकी? 3 मंथ की। तो ये एक केस हो गया था जिसके अंदर डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 3 महीने के अंदर आर्टिकल 200 को यूज यदि कोई गवर्नर कर रहा है, आर्टिकल 201 का कोई यूज गवर्नर कर रहा है, तो उसके अंदर आपको 3 महीने में डिसीजन देना ही पड़ेगा अपना। यही सेम लिमिट उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लगा दी थी। तो इससे दिक्कत क्या है? इससे सबसे बड़ी दिक्कत आई कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का एक कंसेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर, कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि कोई भी यदि सोसाइटी है, सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर है, कोई भी नेशन है, कोई भी राष्ट्र है, उसके अंदर 3 चीजें चलती हैं। एक तो जुडिशरी, जुडिशरी हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके अंदर जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ही फंक्शनिंग अच्छी होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीट सेपरेशन किया जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस डिसीजन ने इस स्ट्रक्चर के अंदर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की कि जुडिशरी थोड़ा ना बताएगी कि अब एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर और प्रेसिडेंट कितने दिन के अंदर उस बिल को हाँ देंगे या नहीं देंगे। 3 महीने की लिमिट जो जुडिशरी ने गवर्नर के ऊपर लगाई, तो इसके खिलाफ इसके खिलाफ क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फिर सलाह मांगी। हुआ यूं कि सुप्रीम इसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये जो लिमिट लगाई है, क्या ये लिमिट सही है? इसके इन सब के खिलाफ, तो
आर्टिकल कौन सा यूज किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति क्या है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है। तो उन्होंने क्या 14 पॉइंट की सलाह मांगी इस डिसीजन के ऊपर, कि उन्होंने 14 पॉइंट क्या पूछे कि ये जो आपने डिसीजन दिया है इनसे रिलेटेड मेरे 14 सवाल है, इनका जवाब दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बैठती है जिसके अंदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं प्लस 5 का मिनिमम का कोरम होना चाहिए। तो 5 सीनियर मोस्ट जजेस कल बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने इस आर्टिकल 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सवाल पूछे 14 सवाल, उनका जवाब दिया। अब ये जवाब क्या है, ये है आज की सबसे बड़ी न्यूज। इससे आज की जो यदि सबसे बड़ी कोई न्यूज पूछे प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, या फिर इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ी न्यूज यही है कि इसके अंदर क्या जवाब आया। तो जवाब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 जो छोटे छोटे चीजें हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, यदि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से यदि हम देखें तो 3 ही आर्टिकल हैं जो काम के हैं। ठीक है, 3 आर्टिकल कौन से हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल 200, ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो सबसे काम के जो आर्टिकल हैं इसके अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के अंदर किस चीज से रिलेटेड है? गवर्नर कोई भी बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके इसके अंदर क्या क्या होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक पहला डिसीजन ये दिया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो आप बिल पास कीजिए, या फिर बिल को रिजर्व कीजिए प्रेसिडेंट के लिए, या फिर बिल को रिटर्न कीजिए। आपके पास इनफाइनाइट टाइम के लिए विद होल्ड करने का कोई भी स्कोप नहीं है। तो पहला इन्होंने आंसर ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यू रिप्लाई जो दिया है। दूसरा इन्होंने आर्टिकल 201 का जवाब दिया इन्होंने, जो कि इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल इज द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल जस्टिफाइबल। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो अपना डिस्क्रिशन यूज कर रहे हैं, उस बिल को पास करें नहीं करें, ये अपना डिस्क्रिशन यूज करें, इसके लिए क्या जुडिशरी के में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिशन यूज कर रहे हैं इसके लॉजिक के पीछे कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो फिर जुडिशियल रिव्यू क्या होगा? तो तीसरा इन्होंने क्या क्वेश्चन क्या किया था? तीसरा क्वेश्चन इन्होंने किया था, क्या टाइमलाइन सेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या जुडिशरी बता सकती है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को आपको कितने दिनों के अंदर इसका रिप्लाई देना है, कितने दिन के अंदर आपका रिप्लाई नहीं देना है? क्या जुडिशरी टाइम सेट कर सकती है? तो इसका जवाब इन्होंने दिया। इसका जवाब इन्होंने क्या दिया? इसका जवाब इन्होंने दिया है कि जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि आप टाइम सेट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जुडिशरी के पास ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि आप बताएं प्रेसिडेंट को आपको कितने टाइम के अंदर ये बिल पास करना है। तो ये एक 3 चीजें हैं। फिर आर्टिकल 142 का भी क्वेश्चन है। आर्टिकल 142 क्या होता है? आर्टिकल 142 ये होता है कि जब भी जुडिशरी को लगे कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। पिछला जो डिसीजन आया था अप्रैल के अंदर वो आर्टिकल 142 को यूज करते हुए आया था। चौथा इसके अंदर आर्टिकल कौन सा यूज हुआ? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 143 रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट सलाह लेने से रिलेटेड है। क्या सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट कौन सी सलाह लेगा, कौन सी सलाह नहीं लेगा, ये सब चीजें आर्टिकल 140। तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान पीएससी से रिलेटेड ये 4 आर्टिकल हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के लिए मैं इस चीज से रिलेटेड जो आगे एंड में एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा। तो आज का डिसीजन यही है कि भाई 14 पॉइंट के जो क्वेश्चन दिए थे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिप्लाई दिया है। रिप्लाई के अंदर छोटी सी ये चीज आई है कि एक रिप्लाई यह आया है कि आप टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते। दूसरी क्या है इसके अंदर रिप्लाई आया है कि आप टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते, प्लस आप क्या ये भी नहीं बता सकते कि ये जो डिसीजन लिया है जो गवर्नर ने और प्रेसिडेंट की, ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जिसके लिए सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चीज कही है, यदि गवर्नर 3 महीने से ज्यादा या फिर कोई इनफाइनाइट टाइम के लिए बिना कोई कारण, बिना कोई जस्टिफिकेशन के लिए कोई चीज को पेंडिंग रख रहा है, कोई बिल को पेंडिंग रख सकता है, तो कोई भी जुडिशियल रिव्यू इस चीज का हो सकता है। तो सबसे बड़ा डिसीजन इसके अंदर ये है।
इसके अंदर ये लिखा हुआ है लाइन, while the court cannot review the wisdom of the governor decision, कोर्ट गवर्नर ने किस लॉजिक के हिसाब से उस चीज को पास किया है, उसको आगे रिजर्व किया है या वापस, इस चीज पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर किस चीज से रिलेटेड है, आपको जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं यदि प्रोलॉन्ग, अनएक्सप्लेन्ड और इनफाइनाइट इनएक्शन। इनफाइनाइट इनएक्शन, तीन वर्ड यूज किए हैं जुडिशरी ने कि इनफाइनाइट इनएक्शन मतलब आप बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक बिना कोई एक्शन के उस बिल को अपने पास रख रहे हैं, तो उस चीज के केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जिसका बिल है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाके उस चीज के लिए डायरेक्शन इशू करवा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के हिसाब से अपना नेक्स्ट वीडियो हम इसके अंदर ही अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से आज क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइम मिनिस्टर, अब G20 की सबमिट हो रही है। G20 क्या होता है? G20 एक दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी जिनका एक ग्रुप है, उसके अंदर G20 की सबमिट होती है। G20 के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। G20 की सबमिट कहाँ पे हो रही है इस बार? जोहान्सबर्ग में हो रही है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो पीएम मोदी गए 2 डेज की मीटिंग की अटेंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज ये वही है, नो टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर बिल सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग का मतलब ये, सुप्रीम कोर्ट कभी भी गवर्नर और प्रेसिडेंट को नहीं बताएगा कि कितने टाइम के अंदर आपको बिल को पास करना है। ठीक है, इसके अंदर सीधी सीधी बात है, इनफाइनाइट और नो टाइम लिमिट इनवाइटेड। बस इसके अंदर छोटी सी बात यह है कि पहले वाला अप्रैल वाले डिसीजन के अंदर 3 महीने की लिमिट दी थी, आपको 3 महीने में पास करना ही है, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। दूसरा इसके अंदर डिसीजन ये है कि आप इनफाइनाइट टाइम तक इनएक्शन और मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोई भी स्टेट, मान लो तमिलनाडु के अंदर वीसी अपॉइंटमेंट का अब कोई नया बिल आता है गवर्नर के पास, गवर्नर ने 1 महीने कोई रिप्लाई नहीं किया, 2 महीने कुछ रिप्लाई नहीं किया, महीने कुछ रिप्लाई नहीं किया, 4 महीने 12 महीने तक कोई, तो इस केस के अंदर तमिलनाडु जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इस चीज के अंदर क्या है, एक डायरेक्शन देगा कि सुप्रीम कोर्ट पूछेगा गवर्नर ने आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ये इसके अंदर अच्छी चीज हुई है। आर्टिकल 200 आपको पता चल गया, आर्टिकल 143 आपको पता चल गया, आर्टिकल 142 आपको पता चल गया। पूरा न्यूज़पेपर इससे भरा हुआ है। इसके अलावा जो अच्छी फैक्चुअल न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में ये है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और रिको होल्ड द स्टेक होल्डर मीटिंग जिंक पार्क। अब ये किसके अंदर आया था? जिंक पार्क जो लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी इनकी, कौन सी मीटिंग हुई थी? प्रवासियों की मीटिंग जो हुई थी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि हम एक जिंक पार्क बनाएंगे। तो सबसे पहले जिंक पार्क है क्या चीज? जिंक पार्क है, जिंक से रिलेटेड हमारे राजस्थान के अंदर जो जेवर के आसपास जितने भी जिंक की खदानें हैं, प्लस उनके स्मेल्टिंग का प्लांट भी वहीं पे लगाया जाए, उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्री भी वहीं लगाया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को रिको एक लैंड अलोकेट करेगा, उस चीज को बोलेंगे हम जिंक पार्क। उस लैंड के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और उनकी सब्सिडरी जो भी कंपनियां और बाहर के इन्वेस्टर आगे प्लांट लगाएंगे छोटे छोटे, कोई स्मेल्टिंग का लगाएगा, कोई प्यूरिफिकेशन का लगाएगा, कोई जिंक को आगे वैल्यू एडिशन के लिए लगाएगा, कोई जिंक की छोटी छोटी धातुओं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से होलिस्टिक जिंक का एक पार्क बनने जा रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, कौन कौन होगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और रिको मिलकर जिंक पार्क बनाएंगे। ठीक है, ये है। आगे आगे इससे रिलेटेड आगे न्यूज क्या है? आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज एक ये भी है कि भाई COP30 चल रहा है। COP30 कहाँ पे चल रहा है? बेलम ब्राजील के अंदर। तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अगला एक छोटी सी न्यूज है, फैक्चुअल न्यूज क्या है? सुमेरु इरप्ट। सुमेरु क्या है? सुमेरु एक वोल्कनो है। वोल्कनो कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछ सकते हैं। सुमेरु वोल्कनो इन दिनों न्यूज में था, वो कहाँ से रिलेटेड है? तो वो इंडोनेशिया से रिलेटेड है। माउंट सिमेरु कहाँ पे है? इंडोनेशिया से रिलेटेड है। ये क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पैसिफिक ओशियन को चारों तरफ जो एक रिंग बनती है जहाँ पे हमेशा के ज्वालामुखी आते रहते हैं, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर देखेंगे तो डाइवर्जेंट प्लेट है यहाँ पे, तो उसके कारण सबडक्शन के कारण ये सब वोल्केनो आते रहते हैं। आगे हम देखेंगे वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, हर चीज के अंदर यही है।
ठीक है, कोटा की हमारे राजस्थान की एक लड़की है जिन्होंने क्या है, कोटा की अरुंधति ने बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल कहाँ रही है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब इस टाइम पे चल रही है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। दूसरे इसके अंदर क्या है, न्यूज क्या है, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं हमारे, एक नहीं है, लेकिन राजस्थान की इस लड़की अरुंधति ने एक गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। इसके अलावा 7 महिला बॉक्सरों ने और 2 पुरुष बॉक्सरों ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं हमने, और भारत ने 20 मेडल जीते हैं। तो मतलब मेडल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन राजस्थान की एक लड़की ने मेडल जीता, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो अरुंधति की स्किल से रिलेटेड है, ये पूछ सकता है, बॉक्सिंग से रिलेटेड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, रजत जीता है, कौन सा जीता है, एक निक्कत जरीन ने भी जीता है गोल्ड मेडल, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मैच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, कहाँ पे आयोजित हुई है इस बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हमारे कहाँ पे हुई है, ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा जो बड़े बड़े इवेंट चल रहे हैं, चेस का वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है, गोवा पणजी के अंदर चल रहा है। इसके अलावा बड़ा इवेंट कौन सा, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप अभी जस्ट चल रही है, वो कहाँ पे चल रही है, कायरो इजिप्ट के अंदर चल रही है। तो ये छोटी छोटी न्यूज है आपके काम की। हेलो। इसका है वो बिल मंजूरी पर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। तो सबसे बड़ी हेडलाइन आज की है, दैनिक भास्कर और पत्रिका दोनों की है, कोई डेडलाइन नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले जो हमने 3 महीने की डेडलाइन है वो हम खत्म करते हैं। दूसरी इसके अंदर ये तमिलनाडु के करीब सबसे ज्यादा पीड़ित जो स्टेट है इस इनसे पहले वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कहना है कि हम जो बिल पास करते हैं लेजिस्लेचर, वो एक्ट ही नहीं बन पाते, एक्ट नहीं बन पाते, तो उसके अंदर हम बहुत सारे वेलफेयर जो डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होना, वो सब रुका हो जाता है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा इश्यू है। सरकारिया कमीशन ने इसके अंदर कहा था, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था, सरकारिया कमीशन ने कहा था राज्यपाल की इंडेफिनिट जो पावर है इसको खत्म की जाए। अनुच्छेद 200 हमने आपने देख लिया, अनुच्छेद 200 के अंदर 3 विकल्प है, राज्यपाल के पास कितने हैं, 3 ऑप्शन है, क्या तो वो मंजूरी दे दे राज्यपाल, क्या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे, या फिर वापस लौटा दे। कोई चौथा चौथा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समीक्षा के गुण दोष के कोर्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है उसका अच्छा है बुरा है ये है वो, उसके ऊपर कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक केस के अंदर करेगा, जब राज्यपाल या प्रेसिडेंट इनडेफिनेट टाइम तक बिना कोई सोच समझ उसको पेंडिंग कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या है, जुडिशियल रिव्यू की मांग कर सकते हैं। ठीक है, लंबित नहीं रख सकते, लंबी तो इसके अंदर क्या है, विधेयक लंबित नहीं रखा जा सकता, लंबी अस्पष्ट और अनंत देरी पर कोर्ट राज्यपाल को उचित समय में संवैधानिक दायित्व पूरा करने को कह सकता है। तो कौन कौन से हिंदी के अंदर जो है लंबी अस्पष्ट और अनंत देरी कर रहा है कोई भी राज्यपाल के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसके इसके अंदर किया जा सकता है। 3 माह की लिमिट हटा दिया, आर्टिकल 143, ये आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने 14 जो सवाल उठाए थे उनका ये रिजल्ट है आज। अगला न्यूज क्या है, अगली न्यूज है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम्स के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर राजस्थान के हर संभाग स्तर पे गेम होंगे। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार के 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 4 गेम कौन कौन से, एक काइंग, एक कैनोइंग। काइंग और कैनोइंग किस चीज से रिलेटेड, नौका चलाने की, नौका की जो रेस होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं काइंग और कैनोइंग, ये 2 वर्ड ही आएंगे एग्जाम के अंदर। तीसरा गेम कौन सा, बीच वॉलीबॉल, और चौथा गेम कौन सा, साइकिलिंग। तो ये 4 नए गेम पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, राजस्थान पहली बार होस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में पहली बार हो रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट जन संपर्क। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्रीनिवास सर, श्रीनिवास सर के आते, श्रीनिवास सर को पहचाना जाता है जो ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर, इसलिए पहचाना जाता है कि डिजिटल गवर्नेंस के अंदर सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो आते ही इन्होंने सबसे पहले जो काम के लिए जो गए हैं, ये इन्होंने के राजस्थान संपर्क पोर्टल। अब आपसे पूछ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दे रखा है राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है, राजस्थान के लोगों की कोई भी समस्या है तो उस पोर्टल पे जाके आप उस समस्या को दर्ज करा सकते हैं। सरकार को उसके अंदर पर डिसीजन लेना है टाइम बाउंड ड्यूरेशन के अंदर, और आपको बताना है कि इस केस के ऊपर क्या हुआ। तो ये राजस्थान संपर्क पोर्टल है। राजस्थान संपर्क, यदि कोई आदमी को वेबसाइट खोलनी नहीं आती, डिजिटल फोन नहीं है, या फिर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर ग्रामीण एरिया, बैकवर्ड एरिया, कहीं भी कुछ भी कोई भी डिजिटल कनेक्टिविटी, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए सीएम हेल्पलाइन है 181।
तो दो हैं राजस्थान के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल के, दो तरीके हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल और 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। इन दोनों के थ्रू आप अपने ग्रीवेंस नोट करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है 181 के अंदर क्या है, 181 के अंदर सबसे अच्छी बात है आप रीजनल लैंग्वेज के अंदर, आप मारवाड़ी बोलना चाहे तो मारवाड़ी, मेवाड़ी की भाषा बोलना चाहे तो उसके अंदर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इसलिए इसको ई गवर्नेंस का अवार्ड भी मिला हुआ है इंडिया लेवल पे। तो अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क लेके आएंगे हम। नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क के अंदर क्या हो सकता है, कोई एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो 15 दिन में होती है अब 1 दिन में भी कर सकते हैं, 48 घंटे की लिमिट लगा सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। डिजिटल गवर्नेंस है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक्सीलेंस हब न्यू पॉलिसी, जो हमने कल पढ़ा था, कल सरकार ने लॉन्च किया था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसके ऊपर न्यूज आई है, आज आई है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक बार सुजस के अंदर आज दोबारा डिटेल इसके अंदर आया है, तो उसके अंदर एंड में हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के अंदर क्या थे, 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने हैं हमारे 2030 तक, प्लस 1.5 लाख लोगों को रोजगार देना है। इसके अंदर क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वो होता है जो कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर अपनी एक छोटी कंपनी खोलती हैं, जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे वो R&D करती हैं, यहाँ पे इनोवेशन पे काम करती हैं, यहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम करती हैं। इन सब चीज़ों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट क्या उनको प्रोत्साहित कर रही है कि आप आइए यहाँ पे खोलिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 3 सिटीज़ के अंदर हब बनाने की बात की है। कौन कौन सी 3 सिटीज़ है, हमारी राजस्थान की 3 मेजर सिटीज़ हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अगला अगली न्यूज है वो ये, प्रदेश में बनेगा पहला जिंक पार्क, रिको और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मिलके बनाएंगे। तो राइजिंग राजस्थान सबमिट हुई थी, ग्लोबल सबमिट हुई थी, इसके अंदर ये घोषणा की थी, अब इसको धरातल पे लाने की बात चल रही है। तो जिंक पार्क कौन कौन बनाएगा, जिंक पार्क बनाएंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और दूसरी एजेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिको, इसके अंदर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, क्यूएस क्वालिटी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। क्यूएस रैंकिंग हमने कल देखी थी। क्यूएस रैंकिंग क्या होती है, क्वालिटी सर्विस। इसके अंदर क्यूएस के अंदर की रैंकिंग के अंदर क्या है, इस साल किस चीज की रैंक है, सस्टेनेबिलिटी की रैंकिंग। सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसके अंदर 3 पैरामीटर देखे जाते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण कैसा है, ये किस चीज से रिलेटेड है। क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग करती है। क्यूएस एक फर्म है जो कि दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनको रैंक देती है। इस साल रैंकिंग किस बेसिस पे दे रही है, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां पे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सोसाइटी कैसी है, लोग आपस में भाईचारे से कितना रह रहे हैं, प्लस गवर्नेंस कैसा है कि वहां पे कितना अच्छे तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी या फिर उसके अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छे तरीके से का। इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे इस साल के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है, यूएस वालों ने की है। लेकिन इसके अंदर सबसे बुरी बात है टॉप 200 के अंदर भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की तरफ से टॉप किया है वो आईआईटी दिल्ली है, उनका रैंकिंग 205 है। तो इसके अंदर 4-5 है। यूएस ने रैंकिंग दी है, इसके अंदर हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, हिंदुस्तान की तरफ से तो टॉप करने वाले आईआईटी दिल्ली है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर टॉप करने वाली कोई और यूनिवर्सिटी है। हमारी रैंक 205 है। यूएस रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही इन्वायरमेंट अपने अंदर उसके अंदर है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, इसने ये इसरो ने अपना नया वो बनाया है रॉकेट। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट वो होता है जो कि उपग्रह को आसमान में लेके जाता है। ठीक है, हमारे वर्क फोर्स किसको बोलते हैं, इसरो का वर्क फोर्स बोलते हैं PSLV। वर्क फोर्स वो होता है जो सबसे ज्यादा किफायती हो, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो, उस रॉकेट का नाम है हमारा PSLV। अब इस PSLV का नया मॉडल लॉन्च किया है PSLV XL। जैसे कोई भी कपड़ों की साइज होती है स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज है PSLV का। तो इसको बनाने वाले कौन कौन है, तो HAL और L&T। तो पहली बार एक ये रॉकेट बना है जो कि HAL और L&T ने मिलकर बनाया है। दूसरी इस बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है इसरो। तो उसके अंदर पहली बार ऐसे हुआ प्राइवेट सेक्टर, पहला प्राइवेट सेक्टर में बना PSLV है। पहले भी PSLV बहुत सारे बने हैं, PSLV ने कितनी सारी उड़ानें भरी हैं, लेकिन जो पहला PSLV प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है वो कौन सी 2 कंपनियां हैं, उसके अंदर HAL है और L&T है। तो ये एक्सेल है। 6 बड़े सेटर है, बूस्टर हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है,
RAS, राजस्थान सोलर एसोसिएशन। राजस्थान सोलर एसोसिएशन क्या है? राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी पावर प्लांट जितने भी हैं उन सब के मालिकों की, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव की एक एसोसिएशन है। जैसे कि मार्केट के अंदर एसोसिएशन होती है, टायर वालों की एसोसिएशन होती है, मार्बल इंडस्ट्री वालों की, ऐसे ऐसे सोलर एसोसिएशन ने क्या कहा है? सोलर एसोसिएशन ने कहा है हम हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान सोलर एसोसिएशन फलोदी के अंदर के बाप, फलोदी के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है बाप। इसके अंदर अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। तो फलोदी, फलोदी के अंदर बाप जगह है, उसके अंदर क्या R&D सेंटर खोलेंगे बहुत बड़ा। कौन खोलने जा रहा है? राजस्थान सोलर एसोसिएशन खोलने जा रहा है। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अंदर ये सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराएंगे। सूर्य मंदिर का निर्माण इसलिए करवाना है कि सूर्य और सोलर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको सिंबॉलिक रूप से दिखाने के लिए कि हम सूर्य और सूर्य एनर्जी, ठीक है। अगला है इंडोनेशिया के माउंट सुमेरू में क्या है? ज्वालामुखी है, फट गया है। ये वाली एक न्यूज है। इंडोनेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के अंदर सुमेरु के अंदर क्या है? ज्वालामुखी है। क्या ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है? बिल्कुल है। अब एक लूनर मिशन है, लूनर, लूनर मतलब चांद, चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 किस चीज से रिलेटेड है? चंद्रयान 5 से चंद्रमा के ऊपर जाएगा और वहां से सैंपल लेके आएगा। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा ये कौन सी दो एजेंसियां मिलकर इसके ऊपर काम करेंगी? तो एक तो इसरो है ये हमारी, एक जापान की एजेंसी है। तो भारत और जापान मिलके लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इस मिशन का नाम क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम करेंगी, कौन कौन से देश साथी हैं? भारत और जापान है। ये क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? चंद्रयान 5 है। तीसरा इसके अंदर कहाँ जाएगा? ये चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे जाएगा, साउदर्न पोल के ऊपर जाएगा। ये सब चीजें वहां पे पानी को आइडेंटिफाई करेगा, बर्फ है, पानी है, मिट्टी है, इन सब चीजों में सैंपल लेके आएगा। आज एक डिफेंस डील हुई है। डिफेंस डील किस किस के बीच में हुई? इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस डील, एक तो एक्सकैलिबर खरीद रहे हैं। एक्सकैलिबर क्या है? एक गोला है जिसको क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे होइट्जर की सहायता से हम उसको भेजेंगे। तो इसके अंदर गोला क्या है? जीपीएस गाइडेड है। जीपीएस गाइडेड मतलब इसके अंदर चिप लगी रहेगी, जहां पे हम भेजेंगे वहीं पे जाएगा ये, ठीक है। और इसके अंदर के लंबी दूरी 2 मीटर तक की सटीकता के साथ काम करेगा। तो हमारे पास एक नया म्यूनिशन आ गया। अगला क्या है? जेवलिन। जेवलिन मिसाइल क्या होती है? जेवलिन मिसाइल के अंदर सबसे अच्छी बात है आदमी कंधे के ऊपर रख के इसको फायर कर सकता है। और फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या है? एक बार आपने फायर कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको नए उसका डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने फायर कर दिया मतलब वो जाके हिट करेगा। लेकिन ऊपर वाले के अंदर क्या है? उसको जीपीएस गाइडेड है, आप उसके अंदर जीपीएस के अंदर कोऑर्डिनेट चेंज कर दें तो दूसरी जगह चला जाएगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ये होती है जितनी भी चीजें होती हैं वो हीट के कारण एनर्जी इमिट करती हैं। जैसे कोई भी चीज है जो, जैसे लैपटॉप चलता है, मोबाइल चलता है, मोबाइल के अंदर हीट होता है, हीट इमिट होती है, हीट इमिट होती है तो एक वेवलेंथ ही वेव्स इमिट करती हैं, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनको दूसरी जगह से ही सेंस कर लेती हैं चीजें। अब मोबाइल तो बहुत छोटी चीज है, मान लो वहां पे कोई तोप है, कोई भी चीज है, कोई भी बड़ा एम्युनिशन है, तो वो ज्यादा हीट इमिट करेगा, ज्यादा हीट इमिट करेगा तो दूर से उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जहां से भी इंफ्रारेड वेव निकलेंगी वहीं पे जाके टकरा जाएगी। ये कल का दोबारा रिपीट कर दिया सोजस के अंदर। सोजस के अंदर एक ही न्यूज काम की थी, वो भी कल का रिपीटेशन है। इसको तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी आई थी, ग्लोबल पॉलिसी 2025। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है दुनिया के अंदर जितनी भी एमएनसी है उनका एक छोटा ऑफिस हम यहाँ पे खोलने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सरकार ने एक पॉलिसी है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2025। इसके अंदर मैं तेजी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर क्या है? इसको रिप्स के अंदर फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। परियोजना है, इसके अंदर पहला हमने क्या पढ़ा था? परियोजना की लागत। हम क्या है, सबसे पहले हमने देखा परियोजना लागत। लागत के अंदर मान लो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है तो सरकार उसको सब्सिडी के रूप में क्या देगी? 30% देगी। 30% तो 100 करोड़ के अंदर से 30% सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी, कोई इन्वेस्टर यदि प्रपोजल लेके आता है। लेकिन इस 30% की लिमिट क्या है? 10 करोड़ रुपए। मतलब 100 करोड़ कोई लगाएगा तो 30% के हिसाब से 30 करोड़ मिलने चाहिए सब्सिडी, लेकिन 30 करोड़ नहीं मिलेगी उनको, मैक्सिमम 10 करोड़ ही मिलेंगे।
ठीक है, इसके अंदर पहले पहले तो लागत का, दूसरी यदि आप भूमि लीज पे लेते हो, यदि भूमि और एरिया लीज पे लेते हो तो 50% उसकी अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के सरकार लैंड लैंड की कॉस्ट का इंसेंटिव देगी। तीसरा इसके अंदर क्या है, यदि उसके अंदर फिर आपने कैपेबिलिटी सेंटर खोला, कैपेबिलिटी सेंटर खोला तो उसके अंदर आदमियों को रोजगार दिया, रोजगार देने के बाद में इन लोगों के उनके अंदर सैलरी के अंदर भी सरकार के सब्सिडी देगी, ताकि इन्वेस्टर के ज्यादा बोझ नहीं पड़े। कितनी सब्सिडी देगी सरकार? 3 साल तक 30% की सब्सिडी देगी, मैक्सिमम 1.25 लाख देगी एक व्यक्ति को 1 साल के, इसके सब्सिडी के। पेरोल सब्सिडी होता है जो कि पे जिसको पे मिलती है कंपनी की तरफ से, उन सभी लोगों को 30% सब्सिडी देगी। और मैक्सिमम सब्सिडी क्या? 10 करोड़ रुपए मिलेगी प्रति साल एक कैपेबिलिटी सेंटर को। 10 है तो 10 को अलग अलग तरीके से मिलेगी। किराए पे यदि कोई यूनिट है किराए पे संचालित है तो किराए के अंदर तो हम 50% तक किराया दे देंगे, ठीक है, 50% तक के। और अगले पहले 3 साल तक तो 50% किराया देंगे, और फिर अगले 2 साल के लिए हम 25% उस यूनिट का किराया देंगे। मान लो 1 लाख रुपए किराया है, कोई भी कैपेबिलिटी सेंटर आपने राजस्थान के अंदर खोला है तो उसका किराया 1 लाख है, तो सरकार 50,000 रुपए देगी। कितने साल तक? 3 साल तक। लेकिन फिर अगले 2 साल, 3 साल खत्म होने के बाद में हम किसने 25,000 रुपए किराया देंगे। सालाना मैक्सिमम किराए की लिमिट है 5 करोड़ रुपए। फिर बाद में इन लोगों को हमने भर्ती कर दिया, इन लोगों को यहाँ पे काम दे दिया, लेकिन काम किसी को आता नहीं है। काम नहीं आता तो लोगों को क्या, उन टूल को सिखाने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब कंपनी स्किल डेवलपमेंट पे इतने सारे करोड़ों रुपए लगाई तो कंपनी कमाएगी क्या? तो सरकार ने बोला स्किल डेवलपमेंट पे आपका जो भी खर्चा आएगा सेंटर को खोलने के लिए, तो प्रशिक्षण की लागत का 50% हम देंगे। आप तो बस खोलो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, राजस्थान के युवाओं को रोजगार दो, ठीक है। और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए देंगे 1 साल के अंदर एक जीसीसी को, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। उसके अलावा सरकार ने बोला यदि आप ग्रीन इनिशिएटिव लेते हो, ग्रीन इनिशिएटिव मतलब पोल्यूशन कम करते हो, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। उसके अलावा यदि आप R&D पे जोर करते हो, यहाँ पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो हम उसके केस के अंदर भी आपको क्या देंगे? इंसेंटिव देंगे। उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो रिप्स के अंदर सारी चीजें, उनके अंदर भी हम आपको इंसेंटिव देंगे। राजस्थान कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के टारगेट क्या है? आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आएगा ये। डायरेक्ट क्या है? हमारे टारगेट क्या है? हमारे यहाँ टारगेट है 2030 तक 200 कैपेबिलिटी सेंटर खोलने का टारगेट है। प्लस इसके अंदर कितने लोगों को रोजगार? 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम है, ठीक है। तो यही है आज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनके अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी हब भी बनाएंगे हम। ग्लोबल कैपेबिलिटी हब कहाँ कहाँ बनेगा? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन सब के लिए, जो आज का जो पॉलिटी का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। और सभी के लिए थैंक यू एवरीवन।